हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल एकेएल स्टडी पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है हीट इंजन। ठीक है ना। जो बच्चे हिंदी मीडियम से उनके लिए भी है ये। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाऊँगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम है हीट इंजन। हिंदी में इसको बोलते हैं ताप का इंजन, है ना। तो चलिए, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा थोड़ा थोड़ा हीट इंजन के बारे में। ये वीडियो खासकर बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है, बीटेक स्टूडेंट्स के लिए और जो स्कूल में है उनके लिए भी ये वीडियो खास रहने वाला है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं हीट इंजन यानी ताप के इंजन की। तो फ्रेंड्स चलिए, थ्योरी जो कि एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, थ्योरी आपको कैसे लिखनी है, क्या लिखना है, इसका डायग्राम क्या है, डायग्राम को समझाऊंगा मैं, एक एक चीज़ समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स पेशेंस रखना, वीडियो स्किप मत करना ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके आपका। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं हीट इंजन के बारे में। पहले मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, फिर उसी बात को हिंदी में भी समझा दूंगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, हीट इंजन इज सच ए डिवाइस। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है विच कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क, जो कि हीट को एक मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है ना। इन दिस डिवाइस, इस डिवाइस के अंदर तीन चीज़ें होती है। ठीक है ना। पहली चीज़ है हीट सोर्स, सो दैट हीट कैन बी टेकन फ्रॉम इट, यानी एक हीट सोर्स होगा जिससे कि सिस्टम हीट लेगा यानी ताप लेगा। ठीक है ना। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ए मैकेनिकल सिस्टम विच डज सम वर्क बाय दिस हीट, यानी जो हीट अपन ने ली है ना। चलिए इस डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। हीट सोर्स है जिससे कि अपन हीट लेंगे। ठीक है ना। इससे अपन ने हीट ली है। ये बीच में जो ये गोला है ना, मैं अभी पूरा समझाऊंगा। मैं तो सिंपली इसका ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ आपको, है ना। ये जो सिस्टम है इससे हीट लेगा, हीट लेगा। चलिए आगे क्या बोल रहा है। द रिजल्ट ऑफ क्वांटिटी हीट डिक्रीजेज, यानी हीट सोर्स से अपन ने हीट ली तो हीट कम होगी सोर्स की, यही कहना चाह रहा है। और लास्ट में हीट सिंक इन विच रेस्ट ऑफ हीट विच कैन कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क इज रिजेक्टेड, यानी अपन ने हीट ली, इससे सिस्टम पर वर्क हुआ, सिस्टम ने वर्क करा इस हीट की वजह से। ठीक है ना। इस सोर्स से हीट ली, सिस्टम ने वर्क किया और जो हीट इसके काम में नहीं आई वो हीट सिंक के थ्रू इसने बाहर निकाल दी। ठीक है ना फ्रेंड्स। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। हीट सोर्स है जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है। ठीक है ना। इससे ये जो बीच वाला सिस्टम है इसने हीट ली है ताकि ये सिस्टम वर्क कर सके। वर्क किया इसने और बाकी की हीट बची हुई थी हीट सिंक में चली गई। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन मोटर का। सभी के घर में अमूमन मोटर लगी रहती है। मोटर का क्या काम होता है, जैसे कि होद होता है, उससे पानी खींच के और टंकी में चढ़ाना। ठीक है ना। बेस्ट एग्जाम्पल है, आप लोगों को समझ भी आ जाएगा। तो हीट सोर्स यानी इलेक्ट्रिसिटी ली इसने। ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी ली और मोटर के अंदर जो मैकेनिकल अरेंजमेंट है उसने वर्क किया तो पानी पाइप के द्वारा ऊपर टंकी में गया। ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर लगा उसका और वर्क किया। ऐसा अभी तक कोई भी डिवाइस नहीं बना है जिसने 100% वर्क किया हो। इसी वजह से कुछ हीट बेकार चली जाती है तो वो हीट सिंक के द्वारा बाहर निकल जाती है। आपने देखा होगा कभी मोटर गर्म हो जाती है, जैसे गर्म हवा बाहर निकलती है पंखे के द्वारा। तो फ्रेंड्स यही बात है। चलिए ये समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हीट सोर्स के बारे में और जानकारी लेते हैं। ये एक तरह का हीट रिजर्वायर होता है जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जिससे कि
इसका टेम्परेचर अपन हाई रखते हैं, इसकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, यानी अपन कितनी भी हीट लेंगे तो भी इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर हुआ। हीट रिजर्वायर का टेम्परेचर अपन इतना हाई रखेंगे कि अपन कितनी भी हीट ले ले इससे फिर भी हीट सोर्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स ये हीट सोर्स का क्लियर हुआ। इससे अपन भले कितना भी कितनी भी हीट ले लें तो भी इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। हीट सोर्स ऐसा ही चाहिए ताकि अपना सिस्टम वर्क करना रुके नहीं, यानी सिस्टम पर कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। ठीक है ना फ्रेंड्स, हीट सोर्स का ये थ्योरी लिख कर आ जाना अगर एग्ज़ाम में आपके हीट इंजन आता है तो। चलिए बाद में बात करते हैं मैकेनिकल अरेंजमेंट की, यानी वर्किंग सब्सटेंस भी कह सकते हैं, यानी पूरा वर्क, यानी मेन प्रिंसिपल, यानी सबसे मेन पार्ट मैकेनिकल अरेंजमेंट, इसी के थ्रू वर्क होता है। ठीक है ना, तो ये क्या कहना चाह रहा है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट हीट इनटू मैकेनिकल वर्क, अपन ने हीट ली, उसको अपन कोई सा भी काम होगा अपना, यानी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेंगे उसको। अ होलो सिलेंडर, एक खाली सिलेंडर फिटेड विथ पिस्टन, एक पिस्टन होगा, वो मैकेनिकल अरेंजमेंट लेंगे अपन, इसी को मैकेनिकल अरेंजमेंट बोलते हैं ना। एक होलो सिलेंडर और एक पिस्टन उसके अंदर लगा हुआ, तो ये अपना मैकेनिकल अरेंजमेंट हो गया। वर्किंग सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन विच प्रोवाइड्स मोशन टू द पिस्टन, और पिस्टन को मोशन करने के लिए वर्किंग सब्सटेंस चाहिए होता है। आफ्टर टेकिंग हीट फ्रॉम द हीट सोर्स, ठीक है ना, पिस्टन को वर्क करना है तो उसको मोशन करना पड़ेगा। मोशन करने के लिए अपन वर्किंग सब्सटेंस डालते हैं ताकि उसको किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़े उस पर। द वॉल्स ऑफ सिलेंडर आर इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, मेन चीज फ्रेंड्स, द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर आर इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, यानी सिलेंडर की जो दीवारें होती है ना उसको अपन इस तरह से लेंगे, इस तरह की दीवारें लेंगे ताकि ना तो हीट उसके बाहर जा सके ना ही हीट अंदर आ सके। इसको अपन बोलते हैं इंसुलेटेड सिलेंडर, है ना, जिससे कि हीट ना तो अपन बाहर सराउंडिंग से ले सकते और ना ही वो हीट सराउंडिंग में जाएगी। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ पॉइंट। इंसुलेटेड का मतलब यही होता है। बट बॉटम इज़ द कंडक्टिंग, बॉटम इज़ कंडक्टिंग, यानी नीचे जो सिलेंडर का नीचे वाला पार्ट होगा उससे हीट बाहर जा सकती है और अंदर आ सकती। क्यों, मैं समझाता हूँ। ये चलिए, ये रही इसकी वॉल्स है ना, वॉल्स ये वाली इंसुलेटेड होती है क्योंकि अपन ना तो सराउंडिंग में हीट भेजना चाहते और ना ही सराउंडिंग की हीट लेना चाहते हैं। क्लियर हुआ। हीट सिंक, अगर भैया बॉटम में अगर इंसुलेटेड कर देंगे तो वर्क 100% होगा, और आज तक ऐसा इंजन नहीं बना है जो 100% वर्क करता हो। तो अपन यहाँ की तो दीवारें इंसुलेटेड लेंगे, पर वो थ्योरी क्या कह रही है कि यहाँ की कंडक्टिंग लेंगे, यानी चालकता, है ना, हिंदी में बोलते हैं चालकता। तो फ्रेंड्स यहाँ की कंडक्शन वाली लेंगे तभी तो हीट जाएगी ना नीचे। उस थ्योरी का मतलब यही है, यहाँ की दीवारें इंसुलेटेड लेंगे और यहाँ की कंडक्टिंग लेंगे क्योंकि अपन को यहाँ हीट भेजनी नहीं है और यहाँ हीट भेजनी है। तो फ्रेंड्स क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए फ्रेंड्स आगे क्या कहना चाह रहा है, बॉटम इज कंडक्टिंग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीट सिंक, it is also a heat reservoir whose temperature is kept lower than the temperature of heat source। भैया देखो साफ बात है, हीट रिजर्वायर जो कि लास्ट सब्सटेंस है, थर्ड सब्सटेंस नीचे वाला, जिससे कि बची हुई हीट यानी जो यूज़ में नहीं आई है वो बाहर निकालनी है, और इसका टेम्परेचर अपन कम रखेंगे तभी तो हीट आएगी ना इसमें। आपको पता है हीट जो होती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ आती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। जब अपन हीट सिंक का टेम्परेचर लो रखेंगे तभी तो हीट आएगी ना। चलिए ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए इसकी भी हीट कैपेसिटी, इट्स हीट कैपेसिटी इज ऑल्सो इनफाइनाइट सो दैट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इवन व्हेन द हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम इट। इसका टेम्परेचर भी अपन इनफाइनाइट लेंगे, चाहे कितनी भी हीट आ जाए ये बाहर ले लेगी, यानी हीट सिंक उसको एक्सेप्ट कर लेगा और बाहर निकाल देगा। ये पॉइंट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिम्बॉलिकली द प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन कैन बी शोन,
ये हीट इंजन का मैंने डायग्राम बता दिया है। तो फ्रेंड्स अगर हीट इंजन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए तो इस डायग्राम को नीट एंड क्लीन बना लेना। एग्जामिनर ये डायग्राम देखकर ही आपको नंबर दे देगा, ठीक है ना। चलिए, हीट सोर्स T1 के क्या है, T1 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है ना। Q1 हीट है, Q2 बची हुई हीट है, और T2 के हीट सिंक का टेम्परेचर, और यहाँ W वर्क डन हो रहा है, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन कैन बी शोन इन दिस इंजन वर्किंग सब्सटेंस टेक हीट Q1। ये वर्किंग सब्सटेंस है, इसने Q1 हीट ली है हीट सोर्स से, जिसका टेम्परेचर T1 के है, ठीक है ना, मैंने बता दिया है। सम पार्ट ऑफ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। इस टेम्परेचर का कुछ पार्ट वर्क डन में गया, यानी कुछ काम किया उसमें चला गया। एंड सम पार्ट इज कन्वर्टेड एंड बाय मैकेनिकल अरेंजमेंट एंड रेस्ट ऑफ द हीट इज रिजेक्टेड इनटू द हीट सिंक एट लोअर टेम्परेचर T2 के। जो वर्क डन में हीट काम में आ गई वो तो गई और वर्क डन में, और बाकी जो बची हुई हीट है वो हीट सिंक में गई है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीट सिंक का टेम्परेचर T2 के है एंड द वर्किंग सब्सटेंस कम इनटू इट्स इनिशियल स्टेट। दिस चेंजेस इज कॉल्ड वन साइकिल। ये एक बार हीट गई, वर्क डन हुआ Q2, ये एक साइकिल है फ्रेंड्स, ठीक है ना, और साइक्लिक प्रोसेस कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीट इंजन के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, यानी हीट इंजन कितना, यानी उसकी कितनी कह सकते हैं ना, कितना काम कर सकता है वो। चलिए, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी की फुल फॉर्म है, यानी अपन कह सकते हैं एक तरह का इसको डिफाइन कर रखा है, द रेशियो ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय द मैकेनिकल अरेंजमेंट। एक रेशियो जो कि मैकेनिकल अरेंजमेंट द्वारा जो काम किया गया है इंजन में, एंड द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड, और Q1 जो कि हीट इसने रिसीव की है उसका रेशियो ही एफिशिएंसी ऑफ इंजन कहलाता है। यानी एफिशिएंसी ऑफ इंजन यूजफुल वर्क, यानी सिस्टम ने कितना वर्क किया है, अपॉन हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्स, यानी इसने कितनी हीट ली है उसका रेशियो, ये रेशियो ही कहलाता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। यानी इंजन कितना काम का है, इसने कितना काम किया और कितनी हीट ली। तो जैसे 90% कुछ इंजन का होता है, 98%, आज तक 100% किसी भी इंजन का नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है ना। एफिशिएंसी को अपन नीटा से डिनोट करते हैं, बराबर क्या आ गया W यूजफुल वर्क, और Q1 क्या आ गया हीट रिसीव। अपन ने Q1 हीट ही तो ली है ना, सोर्स से हीट ली है Q1, और हीट जो कि बची हुई हीट थी वर्क डन के बाद वो Q2 है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। Let the working substance take heat Q1 from the heat source at temperature T1 K in a cyclic process. After performing useful work, rest of the heat Q2 is delivered to the heat sinks T2 temperature T2 के। ये यही कहना चाह रहा है कि अपने Q1 हीट ली हीट सोर्स से जिसका टेम्परेचर T1 के है, वर्क हुआ, और बाकी बची हुई हीट Q2 T2 के टेम्परेचर हीट सिंक में गई है। If there is no loss of heat by any method and working substance come to its initial state after completing a cycle, then the internal energy of working substance will be 0। चलिए ये हुई। चलिए अब अपन एफिशिएंसी को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं ना। थोड़ा और मॉडिफाई कैसे करेंगे, अपन को पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डेल Q बराबर DU प्लस डेल W। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ साथ का साथ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है। डेल Q यानी कितनी हीट दी, बराबर DU यानी उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, और प्लस डेल W यानी कितना वर्क उसने किया, ठीक है ना। डेल Q यानी कि कितना ताप अपन ने उस सिस्टम को दिया, बराबर कितना काम किया उसने, यानी कितनी उसके अंदर चेंज हुआ, प्लस डेल W यानी वर्क, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेल Q को क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 बराबर 0 क्यों लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। डेल DU क्यों लिया है अपन ने, क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये एक जगह से चलने के बाद दूसरी जगह जाएगी, और दूसरी जगह से चलने के बाद वापस पहली जगह आ जाएगी। तो चेंज क्या हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहाँ हुई, कुछ नहीं हुई ना, क्योंकि ये एक जगह से जा रही है दूसरी जगह से वापस उसी जगह आ रही है, तो DU क्या हो जाएगा 0।
बराबर W वर्क डन तो हो रहा है, इसीलिए अपन इसको छेड़ेंगे नहीं और डेल Q को अपन Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स। चलिए इसी वजह से W क्या होगा Q1 माइनस Q2, यानी Q1 तो क्या है जिस अपन ने हीट सोर्स से जो हीट ली है, माइनस Q2 क्या है जिस अपन ने हीट सिंक में कितनी भेजी है। ओबियसली बात यही है कि Q1 बड़ा होगा Q2 से, इसी वजह से Q1 आगे आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में रख देते हैं W की वैल्यू Q1 माइनस Q2 अपन Q1 पहले ही दे रखा है, बराबर अपन इसको अपन एलसीएम लेंगे अगर अपन इसका तो यही मिल जाएगी ना, तो अपन इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 अपन Q1। तो फ्रेंड्स अपन को परसेंटेज, ये एफिशिएंसी तो निकल चुकी है, परसेंटेज एफिशिएंसी पूछ ले तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो, आपको समझ आ गया हो हीट इंजन, तो लाइक कीजिए वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन बिना किसी देरी के मिल सके और आप नॉलेज गेन कर सके। फ्रेंड्स मेन मोटिव मेरा यही है कि आप नॉलेज गेन करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो आपको नॉलेज गेन करनी ही पड़ेगी। चलिए फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए फ्रेंड्स आगे की वीडियो में मैं बहुत से डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। थैंक यू।